सो गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल एंड फिर एक प्यारी सी वीडियो आ गई है जिसके अंदर हम पूरी कवर करने वाले हैं आरटीपी सितंबर 2024 की। यानी कि इस वीडियो के अंदर सितंबर 2024 का जो अटेम्प्ट था उसके लिए जो लॉ की आरटीपी रिलीज हुई थी वो इसके अंदर अपन कवर करेंगे, और जिसके अंदर सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी और सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। दो केस सिनेरियो बेस्ड आईसीआई ने एमसीक्यूज रिलीज किए थे इसमें, और कुछ इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज भी दिए थे, और कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इस आरटीपी के अंदर हैं विच आर वेरी 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 गुड। सो ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विद एवरी सेक्शन एंड एवरी लॉजिक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। लेट्स बिगिन विद आरटीपी सितंबर 2024। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट केस सिनेरियो इज फ्रॉम द शेयर कैपिटल चैप्टर एंड अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। ये वाला जो केस सिनेरियो है ना, इस केस सिनेरियो के अंदर इन्होंने दो चैप्टर को मिक्स किया। फर्स्ट इज शेयर कैपिटल एंड सेकंड इज अकाउंट्स ऑफ कंपनी। ठीक है, 4 एमसीक्यूज इसके बेसिस पे पूछे हुए इन्होंने। और एज ए से कि जब भी आप केस सिनेरियो क्वेश्चन करते हो तो केस बाद में पढ़ना, पहले डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चंस। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चंस जो होंगे स्पेसिफिकली वो क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एमसीक्यू में ही सॉल्व हो जाएंगे। मतलब उसके लिए आपको अलग से केस सिनेरियो पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सीधा उधर ही कुछ प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे अगर मैं तुमको इसी का फर्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं तो इसकी एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। मैंने बोला अभी तक हमने कोई केस नहीं पढ़ा, बट यहां पर एक बारी एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज एविडेंट दैट तेजस इंफ्रा लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, तो केस में कुछ ऐसी बात चल रही होगी कि जहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर जो है वो हम इशू करना चाह रहे हैं, कंपनी और फर्दर कैपिटल रेज करना चाह रही है। आपको ये बताना है कि बताओ कितने पीरियड के लिए मैक्सिमम इशू कर सकते हैं। तो भाई यहां पर किसी भी क्वेश्चन में डेट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब ऑप्शन में डेट्स नहीं दी हुई। या तो ऐसा होता कि क्वेश्चन के अंदर तुमको कुछ डेट दी होती और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेट वाइज पूछता कि बताओ व्हाट इज द लास्ट डेट या कितने साल के लिए इशू, मतलब वो डेट क्या निकल के आएगी। तो हम सोचते कि हमको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, बट यहां पर बिना पढ़े आप आंसर दे सकते हो कितने समय के लिए इशू हो सकते हैं। मैक्सिमम फॉर 35 ईयर्स, मैक्सिमम फॉर 35 ईयर्स के लिए तो इशू हो ही नहीं सकते। मैक्सिमम पीरियड इज 30 ईयर्स, और वो भी 21st ईयर ऑनवर्ड्स आपको 10% रिडीम करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। तो आंसर इज 30 ईयर्स 10% आपको रिडीम करना है फ्रॉम 21st ईयर। एंड यहां पर बोल रहा है 30 ईयर्स 26th ईयर से, नहीं तो ये तो गलत हो गया। यानी आंसर क्या है? आंसर इज सी। अब एक चीज सोच के देखो, एक चीज सोच के देखो कि हमने कोई पूरा केस सिनेरियो अभी खोला भी नहीं है, देखा भी नहीं है, बट स्टिल एक एमसीक्यू हो गया। तो दिस इज आई एम सेइंग कि ये पॉसिबल रहेगा कि जब आपके पास केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू आएंगे तो कुछ उसके अंदर एक दो एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ वो कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, वो केस रिलेटेड नहीं होंगे। वहां पर हो सकता है कि वो एक एमसीक्यू डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल सर क्या बोल रहे हो, कॉन्सेप्चुअल ही पूछ लेगा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आपसे एमसीक्यू पूछेगा कि ये पर्टिकुलर लॉ है, ये पर्टिकुलर सेक्शन है, बताओ इसमें क्या होता था। तो उसका केस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो इसलिए ऑलवेज गो थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट। एक आइडिया भी लग जाता है कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडी पूछने वाला है। ठीक है, अब इस केस स्टडी में है क्या, एक बार इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चीज ये बोल रहा है कि सर जो ये तेजस इंफ्रा लिमिटेड है ना, ये कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट की गई बाय द तेजस्वी सिंह। ठीक है, और उसकी वाइफ मीनाक्षी अलॉन्ग विद अदर 7 फैमिली मेंबर्स। तो एक क्या बोलते हैं पब्लिक कंपनी है, और 7 और 8 लोगों ने मिलकर बनाई। ठीक है सर, इसका जो मेन काम है इट इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। वैसे जब भी कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम ऑफ रिडम्पशन इज 20 ईयर्स। बट अगर अदर देन दैट है, ये इंफ्रा कंपनी वाला केस होता है, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप 30 ईयर्स के लिए कर सकते हो, बट उसमें भी आपको 21st ईयर ऑनवर्ड्स 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करनी पड़ेगी एटलीस्ट। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेते हैं। ठीक है, और कंपनी ने सक्सेसफुली कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और कैनल्स वगैरह बनाए हैं, यहां पर दिल्ली यूपी चंडीगढ़ में बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा बहुत मुश्किल कुछ नहीं है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, हाँ रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का कहां पे है? सीपी दिल्ली में। ठीक है, कैपिटल कितनी है? 100 करोड़ डिवाइडेड इनटू 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स, ₹10 फेस वैल्यू है ईच। ये भी समझ में आ गया सर। कंपनी में 8 डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से 3 इंडिपेंडेंट है और बाकी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, यानी 3 आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड 5 नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। बहुत ही बढ़िया। कंपनी को प्रोजेक्ट मिला किससे? पंजाब वगैरह से, वहां पे गवर्नमेंट से भी उनको जो है प्रोजेक्ट मिला, वो भी उन्होंने कर लिया। इन द ऑर्डर टू इंक्रीज
कैपिटल बेस्ड इस कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं। अब ये कनेक्ट हो रहा है विद क्वेश्चन नंबर 1 कि प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, और कंपनी ने डिसाइड करा कि इसके लिए हमको अपनी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है भैया। द प्रोजेक्ट्स वेंट ऑफ वेल एंड द टर्नओवर रोज टू 3600 करोड़। अब ये काम में आएगा, इसको रख के चलना। ठीक है, ये अभी आगे क्वेश्चन में काम में आएगा, मैं बताऊंगा कहां पे क्यों। जो प्रोजेक्ट है उसका ऑलरेडी टर्नओवर, मतलब कंपनी का प्रोजेक्ट वगैरह बढ़िया चला और कंपनी का टर्नओवर हो चुका था कितना, 3600 करोड़, और नेटवर्थ जो है वो कंपनी की हो चुकी थी 550 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी वी आर इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 और इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का टर्नओवर 3600 करोड़ जा चुका है, कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 550 करोड़ जा चुकी है। ठीक है। एज दे क्रॉस द थ्रेशोल्ड इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23, जस्ट इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जैसे ही इनका थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ, अ बोर्ड लेवल कमिटी हेडेड बाय वन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी एक बोर्ड कमिटी थी जिसका जो हेड कौन कर रहा था, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम क्या था, पारितोष, हमें इससे कोई लेने देना नहीं है, was constituted to allocate the budget, review the progress and provide the guidance on the various CSR activities। तो उनको बोला गया भैया आप हमें गाइडेंस वगैरह दो कि हमको कैसे कैसे क्या क्या CSR वगैरह करना है और क्या सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव हमको लेने हैं। It was decided to spend the requisite amounts towards the skill development। तो कंपनी ने, मतलब उनको, वो जो कमेटी थी उस कमेटी ने कंपनी को ये बोला कि भैया आपको ना जो पैसे हैं वो खर्च करने चाहिए टुवर्ड्स द स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एटसेट्रा। लोकेश, वन ऑफ द डायरेक्टर, इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द CSR कमेटी। तो लोकेश इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ CSR कमेटी, यानी इस कंपनी में CSR कमेटी है। ओके। ही इज इन द फेवर ऑफ जनता आंदोलन मंच, अ पॉलिटिकल पार्टी। अब वो बंदा लाला साहब क्या निकाल के लेके आए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमको उसको कंट्रीब्यूशन दे देना चाहिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस पार्टी इज क्वाइट प्रोमिनेंट इन अंडरटेकिंग द सोशल वर्क। तो उसने बोला कि ये जो पार्टी है ना, ये बहुत अच्छे अच्छे सोशल काम करती है और ये अच्छे दिन लेकर आएंगे, तो आप एक काम करो, आप इस पार्टी को क्या कर दो, कॉन्ट्रीब्यूशन दे दो। As per his advice, the board by a unanimous resolution। What is unanimous resolution? Unanimous resolution का मतलब होता है जब सब लोग हाँ बोल दें, यानी कि सर हमने तो 2 रेजोल्यूशन सुने, ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन, बट यूनानिमस होता है जहां पर 100% कंसेंट आ जाए फेवर में। तो बोर्ड ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करा एंड दे डिसाइडेड कि हम 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे टू द सेड पॉलिटिकल पार्टी। सेड पॉलिटिकल पार्टी मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बात चल रही थी, ये आंदोलन मंच, ये जनता आंदोलन मंच। ठीक है। एंड टू ट्रीट सच कॉन्ट्रीब्यूशन एज द पार्ट ऑफ CSR एक्टिविटी, और बोले कि इसी कॉन्ट्रीब्यूशन को हम मान लेंगे कि हमारा क्या है, CSR हो जाएगा। अब आपको इस केस को ध्यान में रखते हुए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं, दैट फ्रॉम द केस सिनेरियो यू हैव टू टेल कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने टेन्योर के लिए इशू की जाएगी। तो हमने बोला सर इसका आंसर तो हो जाएगा C। कैसे C हो जाएगा सर, क्योंकि मैक्सिमम पीरियड 30 इयर्स का होगा, जितने 30 इयर्स के लिए इशू होंगे, और उसमें भी एक कंडीशन क्या रहेगी, सब्जेक्ट टू दैट फ्रॉम 21st ईयर ऑनवर्ड्स हमको 10% प्रेफरेंस शेयर क्या करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 10% रिडीम करने पड़ेंगे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऊपर अगर आप देखोगे तो यहां 35 इयर्स हैं, ये तो वैसे ही दोनों ऑप्शन आपके बाहर हो गए, इसमें 30 इयर्स हैं, बट यहां बोल रहा है 26th ईयर से 10% रिडीम करना स्टार्ट करना, और 10 मिनट 20 लिखा है, तो यहां तो ये दोनों ही चीजें गलत हो गई हैं, ये दोनों ही गलत हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी नहीं होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द केस सिनेरियो स्टेट्स दैट टर्नओवर जो है वो 3600 करोड़ रुपए जा चुका है। हाँ ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया ऊपर कि टर्नओवर इसका 3600 करोड़ हो चुका था, इसकी नेटवर्थ जो थी वो 550 करोड़ हो चुकी थी। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू टेल कि वो और कौन सा तीसरा क्राइटेरिया होता है जिसको पूरा करने पर CSR कमेटी की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो आ जाती है। सर दोबारा बोलो ना एक बार, क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि भैया आप ये बताओ, 3 क्राइटेरियाज होते हैं जब आपको CSR कमेटी मैंडेटरली फॉर्म करनी होती है, तो वो 3 क्राइटेरिया में से 2 क्राइटेरिया तो इनके पूरे हो चुके हैं, 3600 करोड़ और नेटवर्थ 550 करोड़। ठीक है, क्योंकि नेट टर्नओवर 1000 करोड़ की लिमिट रहती है और नेटवर्थ की 500। ठीक है, तो वो तो हो चुका है इनका। नाउ दे आर आस्किंग कि वो तीसरा क्राइटेरिया बताओ कौन सा होता है। सर एक बार बताओ, क्या तीनों क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, तीनों के बीच में और लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होता कि CSR के लिए तुमको तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। तो सर फिर ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है?
अरे बाबा, ये क्वेश्चन पता है क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन सिर्फ इतनी बात बोल रहा है कि वो थर्ड क्राइटेरिया बताओ। इसको ऐसे मत इंटरप्रेट कर लेना कि 2 क्राइटेरिया पूरे हो गए तो बताओ तीसरा कौन सा पूरा करे सो दैट सीएसआर कमेटी बनानी पड़े। बीच में एंड नहीं होता, ठीक है? लॉ में एंड नहीं लिखा, लॉ में क्या लिखा है? और आपका टर्नओवर का क्राइटेरिया पूरा हो जाए, या फिर आपका पेड अप शेयर कैपिटल नेटवर्थ का क्राइटेरिया पूरा हो जाए, या फिर थर्ड चीज आपका नेट प्रॉफिट का क्राइटेरिया पूरा हो जाए। और नेट प्रॉफिट कितना होता था? 5 करोड़। तो आप यहां पे ढूंढ लो फटाफट से, नेट प्रॉफिट आपको कहां नजर आ रहा है? 5 करोड़। सर मुझे यहां नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है 2 करोड़, तो ये तो नहीं है। मुझे नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है 3 करोड़, तो ये तो नहीं है। मुझे यहां नजर आ रहा है नेट प्रॉफिट 6 करोड़। सर आप नीचे क्यों गए? इधर पहले सी पॉइंट पढ़ो ना, क्योंकि सी तो आंसर है ना। तो आंसर इज सी। यहां पे लिखा हुआ नेट प्रॉफिट 5 करोड़ होना चाहिए। तो दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया विच ऑल्सो रिक्वायर्स फॉर्मेशन ऑफ सीएसआर। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, इसको ये मत इंटरप्रेट करना कि दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया विच इज ऑल्सो टू बी फुलफिल्ड। वो ये बोलना चाह रहा है कि ये भी एक क्राइटेरिया होता है। तो 2 वो वाले हो गए, थर्ड इज दिस। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। According to the legal provision, it is mandatory to redeem the preference share at a stipulated time, keeping in view the above case scenario, which source is required to be used। अब देखो, मैं कह रहा हूं भाड़ में या केस सिनेरियो, क्या केस सिनेरियो में कहीं पर भी सोर्स के बारे में बात हुई? नहीं। तो ये तो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ रहे लॉ का। इसमें केस सिनेरियो से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमको वो लिमिट, वो सब कुछ चीजें, प्रोविजन याद है, लिमिट याद है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इवन मैं तो बोल रहा हूं ये वाले क्वेश्चन में भी कहां हमने केस सिनेरियो की हेल्प ली। यहां तो वो ये पूछ रहा था थर्ड क्राइटेरिया बताओ, तो वो तो हमें बाय डिफॉल्ट वैसे याद होना चाहिए कि सेक्शन 135 में लिखा हुआ है 3 क्राइटेरिया होते हैं। तो ठीक है सर, बताओ तेजस इंफ्रा लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ द प्रॉफिट। हाँ ठीक है, प्रॉफिट में से कर सकते हैं, या फिर फ्रेश इशू से भी कर सकते हैं, या दोनों से भी कर सकते हैं, क्योंकि और लिखा है। ठीक है, तो आंसर इज सी। यस यस यस, दोनों ए और बी से हो सकता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, वाइल कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सीएसआर कमेटी, बताओ कितने मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए? अरे यार, ये पूरी केस स्टडी अगर आप गौर करोगे ना, बिना केस सिनेरियो पढ़े भी आप सॉल्व कर सकते थे। मैं बोल रहा हूं एक भी केस सिनेरियो ना पढ़ते, मतलब एक भी लाइन ना पढ़ते केस सिनेरियो की, मैं तुम्हें चारों क्वेश्चन पहले करा देता ना, डायरेक्टली तुम चारों क्वेश्चंस कर लेते, क्योंकि इसमें उससे रिलेटेड था ही नहीं। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन सकता था या थोड़ा घुमावदार बन सकता था केस सिनेरियो के बेस पे। कैसे? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया। अब यही वीडियो आईसीआई देख लेगा तो बना देगा क्वेश्चन। ठीक है, यही वाले क्वेश्चन में वो क्या करते, ऊपर डायरेक्टर्स के नाम डाल देते कि ये बंदे हैं और ये कमेटी में डायरेक्टर्स हैं। यहां पर आके आपसे पूछते बताओ कि वो डायरेक्टर्स ठीक है या नहीं है, नहीं तो बताओ कौन से क्या क्या ऑप्शंस आप सजेस्ट करोगे कि ये डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो उसमें क्या होता, तुम्हारी लॉ की जो नॉलेज थी वो भी यूज हो जाती और उसका एप्लीकेशन भी हो जाता। यहां पर इन्होंने सीधा सीधा सरल सवाल आपसे पूछ लिया, बताओ भैया कि मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए। तो सेक्शन 135 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आप कमेटी बनाओगे तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो यहां इस कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इसका केस सिनेरियो से कोई लेना देना नहीं है। एक बार केस सिनेरियो साइड रख के देखो, चारों क्वेश्चंस एकदम एकदम ईजी हैं, एकदम ईजी हैं, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो नाउ विल कम टू केस सिनेरियो नंबर 2। केस सिनेरियो नंबर 2 इज अबाउट एलएलपी। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा केस सिनेरियो है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, बढ़िया है, पढ़ते हैं। सर दिस केस सिनेरियो इज अबाउट, मैं तुम्हें थोड़ा मोटा मोटी क्रक्स बता देता हूं क्या हुआ है। 2 एलएलपीज हैं, एक ग्रीनफील्ड एलएलपी और एक ब्लू वेव एलएलपी। दोनों एलएलपी का क्या हुआ है, मर्जर हो गया। ठीक है, मतलब दोनों अपने अपने काम में थे और मतलब दोनों का अपना अपना जो ऑपरेशंस था वो चल रहा था, बट बोथ डिसाइडेड कि हम एक काम करते हैं, हम लोग मर्ज हो जाते हैं और मर्ज होके एक नई एलएलपी बना लेते हैं जिसका नाम है इको फ्यूचर एलएलपी। ठीक है, तो इन्होंने थर्ड एलएलपी बना ली, मतलब इनका मर्जर हो गया, मर्जर के बाद इनकी आइडेंटिटी खत्म, एंड नाउ द न्यू एंटिटी इज इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज इको फ्यूचर एलएलपी। इस मर्जर को फैसिलिटेट करने के लिए, सर ये आपने कंपनीज क्यों हाईलाइट किया हुआ है? मुझे नहीं पता यहां पर इंस्टीट्यूट ने कंपनीज क्यों लिखा। टू फैसिलिटेट दिस मर्जर द मैनेजमेंट ऑफ बोथ एलएलपी आना चाहिए था, बिकॉज 2 एलएलपी का मर्जर हो रहा है, बस उसके लिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, मतलब अ काइंड ऑफ स्मॉल एरर, एलएलपी होना चाहिए था यहां पे। द मैनेजमेंट ऑफ बोथ एलएलपी प्रपोज्ड अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। दोनों ने एलएलपी एक्ट के सेक्शन 60 में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम रखी। ठीक है, ट्राइब्यूनल को अप्रोच किया कि आप प्लीज इस स्कीम को सैंक्शन कर दीजिए, जिसमें हम क्या करेंगे, सारी एसेट लायबिलिटीज लीगल प्रोसीडिंग्स जो है ग्रीनफील्ड और ब्लू वेव दोनों की जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, वो सब चीज कंटिन्यू हो जाएगी टू द ट्रांसफरी। यानी कि एक तरीके से बोलूं तो ये दोनों ट्रांसफरर हैं, ये दोनों
ट्रांसफरर एलएलपी हैं, और जो ये इको फ्यूचर एलएलपी है ना सर, ये जो इको फ्यूचर एलएलपी है, दिस इज ट्रांसफरी एलएलपी। ये कौन है? ये है ट्रांसफरी एलएलपी। ठीक है। द ट्राइब्यूनल रिव्यूड द प्रपोजल एंड फाउंड दैट द मर्जर स्कीम वाज डिजाइन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड अमालगमेशन ऑफ ग्रीनफील्ड। तो जब ट्राइब्यूनल ने ये स्कीम को पूरा ऑब्जर्व करा तो उसको समझ में आ गया कि भैया ये जो मर्जर करना चाह रहे हैं, इनके मर्जर का उद्देश्य क्या है कि ये अपने बिजनेस को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं और अमालगमेशन करना चाहते हैं किसका? ग्रीनफील्ड एलएलपी का। ठीक है। दोनों एलएलपी अमालगमेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, रिकंस्ट्रक्शन होगा, एक नए नाम में नया बिजनेस चलेगा। ठीक है। द ट्राइब्यूनल इशूड एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 62। ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया अंडर सेक्शन 62 और उसमें बोला कि आपको ये करना पड़ेगा। क्या क्या? सारी एसेट लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दीजिएगा, कोई लीगल प्रोसीडिंग होगी वो ट्रांसफरी के नाम में कंटिन्यू हो जाएगी, एंड दोनों ग्रीनफील्ड और ब्लू वेव दोनों एलएलपीज डिसॉल्व हो जाएंगी बिना वाइंडिंग अप के, यानी कि इनका वाइंडिंग अप हो जाएगा विदाउट डिसोल्यूशन। हाउएवर अ फ्यू पार्टनर्स फ्रॉम ग्रीनफील्ड एलएलपी वर नॉट इन द फेवर ऑफ मर्जर। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपनी निराशा जताई, उन्होंने अपना डिसेंट जताया कि भैया हम नहीं मान रहे, हमारे हिसाब से ये मर्जर नहीं होना चाहिए। एंड ट्राइब्यूनल ने उनके लिए भी उस ऑर्डर में लिख दिया कि भैया देखो ये नहीं मान रहे हैं, दे आर द डिसेंटिंग मेंबर्स, तो आप एक काम करो, आप इनके लिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी का कुछ अरेंजमेंट रखना। ठीक है। आफ्टर द ऑर्डर वॉज मेड, बोथ एलएलपी हैड टू फाइल अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल टू द आरओसी विद इन 30 डेज। तो आरओसी के पास ट्राइब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी जानी चाहिए थी 30 दिन के अंदर। अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से ये नहीं जा पाई, तो अब आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है। सबसे पहला सवाल बहुत इजी है, ये केस सिनेरियो, इसमें कोई आफत वाली बात नहीं है। What was the main purpose of the scheme proposed between Greenfield and Blue Wave LLP? इन दोनों का मेन पर्पस क्या था? फॉर द रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन ऑफ एलएलपी। ये ऊपर मैंने हाईलाइट कर दिया था, ये रहा, ये यहां पे लिखा हुआ है। फालतू सवाल, हाँ, इसको पढ़ने के लिए तुम्हें केस सिनेरियो पढ़ना पड़ गया। ठीक है। What authority does the tribunal have when it sanctions a compromise or arrangement under section 60? ट्राइब्यूनल के पास क्या क्या पावर होती है जब वो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट को सैंक्शन करते हैं? क्या वो अरेंजमेंट को सिर्फ सुपरवाइज कर सकते हैं? नहीं। क्या उनके पास कोई पावर ही नहीं होती? चलो ऐसा थोड़ी होता है। क्या वो डिसॉल्व कर सकते हैं बिना किसी कंडीशन के? ना 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 ना, वो सर सुपरवाइज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डायरेक्शंस भी दे सकते हैं रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 सीधा पेनल्टी का क्वेश्चन है। ठीक है। अगर लॉ पढ़ा है याद रहेगी पेनल्टी, सीधा देखते ही पहचान लोगे कि अगर वो 30 डेज फाइलिंग नहीं हुई तो पेनल्टी क्या लगेगी? सर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी फॉर द कॉन्ट्रावेंशन, दैट्स इट। फाइन लगेगा मतलब 10,000 रुपए का, एंड एडिशनल पेनल्टीज लगेंगी फॉर द कॉन्टिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन। ठीक है। अब ये तुम वैसे भी देख के एलिमिनेट कर लोगे एकदम से। अगर मान लो वो एलएलपी का वो फॉर्म फाइल नहीं हुआ 30 डेज के अंदर, तो क्या एलएलपी का डिसोल्यूशन हो जाएगा? क्या उसकी बिजनेस एक्टिविटीज रोक दी जाएंगी? क्या ट्राइब्यूनल का ऑर्डर रिवोक हो जाएगा? तो ये थोड़े वैसे ही एब्सर्ड से वो लगते हैं, ऑप्शंस लगते हैं। ठीक है। तो ये वैसे भी क्लियरली अलग से पकड़ में आ भी रहा है, दैट अ फाइन ऑफ ₹10,000 इज टू बी इम्पोज्ड। क्लियर? ये थे दो केस सिनेरियो मुझे लग रहा है बहुत इजी थे। ठीक है। मतलब इतना कोई हैवी वाला केस सिनेरियो नहीं था। नाउ कमिंग टू द इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज, मतलब कुछ एमसीक्यूज ऐसे दिए हुए जो केस सिनेरियो वाले नहीं है बट हैं ये भी केस बेस्ड ही। ठीक है। मतलब एक ही केस पे 3-4 नहीं पूछे, बट केस बेस्ड ही पूछे हैं। चलो, सो दिस इज अबाउट फेमा एंड दिस इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग एमसीक्यू। इसको मार्क कर लेना, ये अच्छा एमसीक्यू है, बहुत अच्छा एमसीक्यू है, इसको सुनना आराम से। मिस्टर एक्स हैड रिसाइडेड इन इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। ठीक है सर, जरा एक टाइमलाइन बना लेते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर है 22-23 और इस साल में, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में मिस्टर एक्स जो है वो 182 डेज से कम इंडिया के अंदर रहे हैं। ठीक है सर। ही अराइव्ड इन इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2023, यानी वो यहां आया 1 अप्रैल 2023 को वो बंदा इंडिया आया टू कंडक्ट बिजनेस। जैसे ही तुमने भारत की पाक धरती पर कदम रखे उसी क्षण से आप क्या बन गए? पीआरआई, क्योंकि आप बिजनेस प्रोफेशन के लिए आए हो। तो जैसे ही आप इंडिया के अंदर आए फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, यू बिकेम पीआरआई, आप पीआरआई बन गए। हां सर। और उसने इंडिया छोड़ा ऑन 30th, मतलब उसने बिजनेस छोड़ा 30th अप्रैल 2024 को। ओ, यानी कि 30th अप्रैल 2024 आएगा यहां पे
कुछ बच्चे गलती पता है क्या करेंगे, मैं बताऊं गलती पता है क्या होगी। तुम सोचोगे वो 1 महीने बाद ही चला गया, तुमको लगेगा वो 1 महीने बाद ही चला गया। तुम ऑप्शन ढूंढोगे कि यार 30 डेज का ऑप्शन कहां है। क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ वो 23-24 में कितने दिन रहा। तुम सोच रहे हो 30 डेज का ऑप्शन कहां है। अबे नालायकों, वो 30 अप्रैल 2024 को गया है। जानबूझ के ऐसी डेट बनाई गई है अप्रैल अप्रैल, ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। पेपर में प्रेशर होता है और हम यही गलती कर देते हैं और हम प्रेशर में फंसेंगे। भैया दिस इज 30 अप्रैल 2024 और भाई साहब बीच में 31 मार्च 2024 आएगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। तो वो लाला जी पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी कि 365 डेज इंडिया में थे। और इंडिया में वो क्या थे, PRI थे, बिकॉज ही केम इन टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो यानी कि इस वाले पूरे साल में ही वॉज अ रेसिडेंट, ही वॉज अ PRI एंड ही वॉज स्टेइंग इन इंडिया फॉर 365 डेज। पूरे साल इंडिया में था भाई वो। तो हम यहां पर क्या बोल रहे बताओ एक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है और बताओ वो 23-24 में कितने दिन इंडिया में रहा। सर आंसर इज बी, वो बंदा PRI माना जाएगा और इंडिया के अंदर 365 डेज वो रहा। समझ में आ गई बात। तो ये वाले फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है। जानबूझ के वो डेट पे कंफ्यूज करेंगे अप्रैल टू अप्रैल, और तुम सोचोगे हो क्वेश्चन गलत है, हमको फ्री के मार्क्स मिलेंगे। फ्री के मार्क्स कटवा लोगे, ठीक है, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, मार्क करो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मतलब कि पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है, गुड क्वेश्चन अबाउट द जनरल क्लॉज एक्ट। सुनना, एपेक्स मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज अबाउट जनरल क्लॉज एक्ट। एपेक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक इंडस्ट्रियल कंपनी है, ठीक है, इंडिया में काम करती है। रिसेंटली कंपनी फाउंड इटसेल्फ एम्ब्रॉयड इन लीगल इश्यूज। अब कंपनी को पकड़ लिया किसने, लीगल इश्यूज ने, कुछ गलत कांड करे होंगे तो इनको लीगल इश्यूज आ गए। क्या लीगल इश्यूज आए, तो इन्होंने ना 2 ऑफेंस करे हैं। हमने पूछा भाई बताओ तो सही क्या ऑफेंस करे हैं, तो बोले द इश्यूज कंसर्निंग 2 सेपरेट ऑफेंसेस अंडर डिफरेंट एनैक्टमेंट, यानी 2 अलग अलग इन्होंने ऑफेंस करा 2 अलग अलग एक्ट में। फर्स्ट ऑफेंस इन्वॉल्व अ वायलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। जो फर्स्ट ऑफेंस था, फर्स्ट इन्होंने कांड मचाया, वो था इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को वायलेट करा, एंड फॉर विच द कंपनी वॉज प्रोसिक्यूटेड एंड फाइन। उसके लिए कंपनी पे प्रोसिक्यूशन आया, फाइन आया, ठीक है सर। Subsequently, Apex Manufacturing was charged under a different law for a similar but not identical violation. मतलब एक दूसरे एक्ट में भी फंस गई, हालांकि वो दूसरे वाला जो एक्ट था उसमें जो इन्होंने कांड किया वो सिमिलर सा था बट नॉट आइडेंटिकल, एक जैसा नहीं था एकदम, ठीक है। द फर्स्ट ऑफेंस वॉज अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और इसमें इन्होंने क्या गड़बड़ करी, फेलिंग टू डिस्पोज ऑफ द हजार्डस वेस्ट प्रॉपरली। मतलब इनका जो हजार्डस वेस्ट था, यानी ये कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे होंगे और उससे जो वेस्ट जनरेट हुआ दैट वाज वेरी हजार्डस, उसको डिस्पोज ऑफ करना था सही तरीके से जिससे एनवायरमेंट को कोई प्रकार की क्षति ना पहुंचे, कोई नुकसान ना हो, बट वो इन्होंने सही से नहीं करा, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक ऑफेंस आया। सेकेंड ऑफेंस इनके ऊपर लगा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 कि इन्होंने जो वेस्ट था, जो वाटर वेस्ट था, वो रिवर में डिस्चार्ज कर दिया, इन्वॉल्व डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इनटू अ रिवर। तो एक तरीके से इनको ऐसा लग रहा है कि हमने दोनों एक्ट में सेम ही गड़बड़ करी है, सेम ही कांड करा है। Mr. Sharma, the company's legal advisor, consulted on the said issue. He determined the prosecution outlined in the section 26 कि भैया हमें डबल जियो पैरिटी से बचाना है। डबल जियो पैरिटी क्या होती है कि सेम ऑफेंस के लिए आपको 2-2 बार सजा नहीं होगी, ठीक है। अगर एक बार कांड करा है तो एक ही कांड के लिए 2-2 बार सजा नहीं होगी। बट यहां पर ये क्या बोल रहा है, कमेंट अपॉन द वैलिडिटी ऑफ प्रोटेक्शन दैट कैन बी गिवन टू एपेक्स मैन्युफैक्चरिंग। अब आप मेरे को बताओ कि इन स्टेटमेंट्स में से क्या स्टेटमेंट वैलिड है एज पर सेक्शन नंबर 26 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट। तो सर जनरल क्लॉज एक्ट का अगर मैं 26 सेक्शन देखूं तो वो ये बोलता है कि हां एक कांड के लिए आपको 2-2 बार सजा तो नहीं हो सकती, ठीक है, या फिर सेम कांड है तो 2 अलग अलग एक्ट में आपके ऊपर सजा नहीं होगी। बट ये क्या है, यहां पर पंगा क्या है, जो आपके दोनों ऑफेंस है ना, वो दोनों ऑफेंस सिमिलर हैं बट आइडेंटिकल नहीं है। लीगल प्रोविजन जो आपने वायलेट किया है दैट इज नॉट सेम इन बोथ द एक्ट। 26 तुमको तब बचाता है जब दोनों चीजों में आपका जो वायलेशन है वो सेम हो, बट यहां पे क्या बोल रहा है, वो वायलेशन सेम नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नॉट वैलिड बिकॉज द स्पेसिफिक एक्शंस एंड लीगल प्रोविजंस वायलेटेड आर डिफरेंट। आपके जो एक्शंस हैं, जो आपके लीगल प्रोविजंस हैं जो आपने वायलेट करे हैं, वो दोनों एक्ट में अलग अलग हैं, इसलिए तुमको यहां पर ये वाला फायदा नहीं मिलेगा। आपने 2 ही ऑफेंस करे हैं, ये 2 माने जाएंगे। क्लियर जी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
Regal Textiles, a well-established fabric manufacturing company, has been operating under the textile regulation of 1980. This question is about interpretation of statutes. This question is about interpretation of statutes. Over the years, various provisions of this act have been subject to interpretation by both the company and industry at large. अच्छे से पढ़ना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट। कि क्या हुआ, कई सालों से वेरियस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट हैव बीन सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन बाय द बोथ कंपनी एंड इंडस्ट्री एट लार्ज। बोल रहा है कि एक्ट जो है, एक पर्टिकुलर एक्ट, टेक्सटाइल रेगुलेशन एक्ट 1980, इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं जो कई सदियों से कंपनी और इंडस्ट्री दोनों उसी प्रकार से इंटरप्रेट करती आ रही हैं। मतलब दे आर इंटरप्रेटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग वे, बहुत टाइम से हम सेम ही इंटरप्रिटेशन लेकर चल रहे हैं, ठीक है। वन सच प्रोविजन पर्टेन्स टू द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। उन्हीं में से एक प्रोविजन है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन, कि भैया सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। तो इन्होंने बोला सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू इंक्लूड द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड रिसाइकलिंग वेस्ट प्रोडक्ट। दिस इंटरप्रिटेशन हैज बीन वाइडली एक्सेप्टेड एंड एक्टेड अपॉन विदाउट एनी लीगल चैलेंजेस। तो ये हम सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं, सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और इस पे आज तक कोई लीगल चैलेंज नहीं हुआ। बट रिसेंट में क्या हुआ, एक रेगुलेटरी बॉडी ने आर्ग्यूमेंट उठाया, ऑब्जेक्शन किया कि भाई जो आप ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन रख रहे हो ना, इसमें सिर्फ कार्बन न्यूट्रल प्रोसेसेस इंक्लूड होने चाहिए एंड नॉन ऑर्गेनिक रिसाइकल्ड मटेरियल को एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। यानी दिस डेफिनेशन इज टू बी इंटरप्रेटेड लाइक दिस, ना कि जैसे तुम करते आ रहे हो। दिस न्यू इंटरप्रिटेशन हैज क्रिएटेड कंफ्यूजन। अब ये जो नई इंटरप्रिटेशन आई, इसने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी एंड पोटेंशियल कंप्लायंस इश्यूज फॉर रीगल टेक्सटाइल। और रीगल टेक्सटाइल को लगा कि हमारी वाट लगने वाली है, हमारे अगेंस्ट कंप्लायंस इश्यूज आने वाले हैं, क्योंकि ये गलत, मतलब ये बोल रहे हैं कि तुमने गलत इंटरप्रिटेशन निकाली है। तो रीगल टेक्सटाइल को ये लग गया कि भैया हमारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ लीगल एक्शन होने वाला है। विच हैज लॉन्ग, सर ये हाईलाइट क्यों किया हुआ है, इसी में तो आंसर है। विच हैज लॉन्ग अधेयर्ड टू एस्टैब्लिश्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म। जबकि रीगल टेक्सटाइल तो उस टर्म, कौन सी टर्म, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जो डेफिनेशन थी, लॉन्ग टाइम से उसी पे एडहर्ड थी। एडहर्ड का मतलब होता है कि हम तो उसी से चिपके हुए थे, हम तो वही, वी वर स्टिक्ड टू दैट डेफिनेशन ओनली। हम बहुत लंबे समय से वही डेफिनेशन फॉलो कर रहे थे एंड इट वाज हैविंग एन एस्टैब्लिश्ड अंडरस्टैंडिंग, सब लोग उसे एक्सेप्ट भी कर रहे थे। ही प्रिपेयर्स to argue that the long standing interpretation of this term should be upheld। तो इन्होंने बोला भाई हम जो फॉलो कर रहे थे ना लंबे समय से, वही वाली डेफिनेशन जो है वो फॉलो होनी चाहिए। आपको बताना है कि ये जो मिस्टर कुमार है जिन्होंने ये तर्क रखा है कि पुराने वाली ही डेफिनेशन चलाओ, बताओ मिस्टर कुमार कौन से रूल पे आर्ग्यूमेंट करना चाह रहे हैं। सर आंसर इज द हिस्टोरिकल यूजेज। वो आर्ग्यू करना चाह रहे हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल यूजेज, कि जो चीज बहुत लंबे समय से हिस्टोरिकल से चली आ रही है हम उसी को फॉलो करेंगे। तो ये कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे अपना आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं, दैट इज ऑन द हिस्टोरिकल यूजेज। ठीक है, यहां खत्म होते हैं आपके प्यारे प्यारे से एमसीक्यूज। अब अपन चलते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। आओ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी अच्छे हैं सारे, मतलब कुछ ऐसा बहुत बहुत टफ नहीं है बट इजी है, एक बार कर लेते हैं सारे। ठीक है, प्रशांत इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, और साथ में उसने सिस्टर जो है उसकी प्रिया, उसको नॉमिनी बना दिया। ठीक है, अभी तक तो सब अच्छा है। प्रिया इज एन इंडियन सिटीजन। प्रिया इंडियन सिटीजन है। शी वॉज born and brought up in Kanpur. However, now Priya and her husband are leaving India permanently to stay with their son who is settled abroad for the last 15 years. पर अब प्रिया और उसके हस्बैंड, यानी कि ये जो प्रशांत की सिस्टर है और उसके जीजू, ये जा रहे हैं इंडिया से बाहर, और ये बोल रहे हैं भैया अब तो हम वहां पर अपने सन के साथ रहेंगे जो 15 साल से बाहर रह रहा है। अच्छा, ड्यू टू दिस फैक्ट शी इज विड्रॉइंग हर कंसेंट ऑफ नॉमिनेशन इन द सेड 1 पर्सन कंपनी। तो इस वजह से वो क्या कर रही है कि वो अपना नॉमिनी वाला जो कंसेंट है वो विड्रॉ कर रही है। आपको इसको सोचते हुए आंसर देने हैं। हमने पूछा बताओ क्या क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, इफ प्रिया इज लिविंग इंडिया परमानेंटली, क्या ये मैंडेटरी है कि उसको नॉमिनेशन विड्रॉ करना पड़ेगा? देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि वो विड्रॉ कर रही है, बट सवाल यहां पर इस चीज का है कि बताओ क्या विड्रॉ ऑफ नॉमिनेशन मैंडेटरी है अगर वो व्यक्ति जो नॉमिनी है वो परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है? आंसर इज भैया नॉमिनी वो बंदा बन सकता है जो बंदा इंडियन सिटीजन हो, डजंट मैटर वो इंडियन रेजिडेंट है या नहीं है। हेलो, पहले इंडियन रेजिडेंट हुआ करता था बट अब रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, तो मतलब होना हो या ना हो मैटर नहीं करता। वहां पे लॉ में इंडियन रेजिडेंट नहीं लिखा, इंडियन सिटीजन लिखा है। तो अगर ये प्रिया जो है
ये इंडिया से जाने के बाद, परमानेंटली जाने के बाद भी, अगर ये रेसिडेंट का सिटीजन का स्टेटस, अपना इंडियन सिटीजन का स्टेटस कंटिन्यू रखेगी टिल द टाइम शी विल बी इंडियन सिटीजन, शी कैन बी द नॉमिनी। हमें उससे मतलब नहीं है वो रेसिडेंट है या नहीं है, ये इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, दैट्स इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर प्रिया टू विड्रॉ द नॉमिनेशन। क्यों मैंडेटरी नहीं है? बिकॉज शी इज इंडियन सिटीजन। इफ शी विल बी एबल टू कंटिन्यू द स्टेटस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इवन आफ्टर लिविंग इंडिया परमानेंटली, शी विल बी एबल टू बी द नॉमिनी ऑफ दैट ओपीसी। तो इसको विड्रॉ करने की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड, in case Priya withdraws her nomination as a nominee, whether Prashant can appoint his minor son Rushang as the nominee। बोल रहे देखो प्रिया तो मान नहीं रही भैया, प्रिया तो बोल रही है मैं तो विड्रॉ करूंगी नॉमिनेशन, बट क्या ऐसा हो सकता है कि प्रशांत जो है उसका माइनर सन है रुशांग, यानी कि जिस बंदे की ओपीसी थी उसी का एक माइनर सन है रुशांग, क्या उसको नॉमिनी बना सकते हैं? तो आंसर इज, यहां गड़बड़ हो गई सर, माइनर कैन नॉट बी अ नॉमिनी। ये बंदा कौन, जो रुशांग है, ये है तो इंडियन सिटीजन, इंडियन रेसिडेंट भी है, बट लाला जी ये माइनर है, और क्योंकि माइनर है तो माइनर क्या नहीं बन सकता, नॉमिनी नहीं बन सकता। तो लॉ में क्या लिखा हुआ है, दैट अ नेचुरल पर्सन अदर देन अ माइनर। सो वहां पर लिखा हुआ है नेचुरल पर्सन अदर देन अ माइनर। एक बार मैं तुमको आंसर दिखाता हूं, देखो, अ नेचुरल पर्सन अदर देन अ माइनर। सो वो माइनर नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। तो माइनर है इसलिए वो क्या नहीं बन सकता, वो बंदा नॉमिनी नहीं बन सकता। और फर्स्ट वाले में उसको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपना नॉमिनी का स्टेटस कंटिन्यू कर सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। बस ये ध्यान रहे कि वो सिटीजन रहनी चाहिए, अगर सिटीजन भी नहीं हुई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है भैया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12। हो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिस्कस द स्टेट ऑफ ग्राम पीटीई, कोई बाहर की कंपनी है, विच इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन सिंगापुर। ये कहां पे बनी है कंपनी, सिंगापुर में, दैट इज कंडक्टिंग ऑनलाइन बिजनेस थ्रू टेली मार्केटिंग इन इंडिया विदाउट अ फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही है, पर ऑनलाइन कर रही है, ऑफलाइन नहीं कर रही। अरे तो हमें उससे क्या, सानू की डेफिनेशन क्या बोलती है फॉरेन कंपनी की, डेफिनेशन ये बोलती है भैया फॉरेन कंपनी की कि वो कंपनी का इंडिया में बिजनेस है, अगर ऑनलाइन है, चाहे उसका फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो ना हो, हमें उससे मतलब नहीं है, इसकी ऑनलाइन प्रेजेंस इंडिया के अंदर है, सो दिस कंपनी विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉरेन कंपनी। आगे बोल रहा है, ये भी बताया गया कि इसका मेन सर्वर इंडिया के बाहर है। अरे भाड़ में गया, चाहे मेन सर्वर इंडिया के अंदर इंस्टॉल्ड हो, चाहे मेन सर्वर इंडिया के बाहर इंस्टॉल्ड हो, डजंट मैटर, यू विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉरेन कंपनी। यस इट इज अ फॉरेन कंपनी, यस इट इज अ फॉरेन कंपनी। क्यों फॉरेन कंपनी है सर? क्योंकि इसका ऑनलाइन बिजनेस है, इंडिया के अंदर है, ठीक है, और इसका मेन सर्वर भले इंडिया के बाहर है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट इसका इंडिया में बिजनेस है, तो हम बोलेंगे कि इसकी इंडिया में प्रेजेंस तो है। इट इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, वेदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसका इलेक्ट्रॉनिकली यहां पे प्रेजेंस है। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है, इन कॉन्टिन्यूएंस ऑफ फर्स्ट अबव, ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, एक प्रिज्म लिमिटेड कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, यानी दिस इज द इंडियन कंपनी, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी, प्रिज्म लिमिटेड, अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी ऑफ ग्राम पीटी डिसाइडेड टू फॉलो द डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कंसोलिडेशन, स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड। ये तो बहुत आसान है। हमारी यहां की जो सब्सिडरी कंपनी है, जो ग्राम पीटीई की, ये वाली आपकी कंपनी जो है, दिस इज फॉरेन कंपनी, ठीक है, इसको आप बोल रहे हो फॉरेन कंपनी। इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, होली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड सब्सिडरी कौन है इसकी? प्रिज्म लिमिटेड। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये जो प्रिज्म लिमिटेड कंपनी है, क्या ये सेपरेट फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकती है, क्योंकि इसको कंसोलिडेशन करना है। तो यस, आप सेपरेट फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकते हो, बट उसके लिए यू हैव टू टेक द सीजी अप्रूवल, आपको सीजी अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो सिंपल एक पैराग्राफ में आप आंसर लिख दोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपको सीजी अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्या करने के लिए? एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करने के लिए। चलो जी, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। सर जो क्वेश्चन नंबर 13 है, दिस इज इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऑडिटर पे, ठीक है, सुनना जरा। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, कहानी इसी की है। ये जो कंपनी है, ये एक नया ऑडिटर रखना चाहती है, और मिस्टर ए जो है वो
नाम रखा गया है, वो प्रपोजल रखा गया कि मिस्टर ए इज द प्रपोज्ड ऑडिटर, यानी ये बंदे को हम ऑडिटर बनाना चाहते हैं। अब हुआ क्या है, कुछ बातें निकल कर आई, आपको बताना है कि ये बंदा ऑडिटर बन सकता है या नहीं बन सकता। मिस्टर बी और मिस्टर ए पार्टनर है, ठीक है, आराम से समझना। एक पार्टनरशिप फर्म है ए बी सी एंड कंपनी, जिसके पार्टनर कौन है, इसके पार्टनर्स हैं ए और बी, इसके पार्टनर हैं ए और बी। क्लियर है। मिस्टर बी हैज टेकन लोन फ्रॉम XYZ लिमिटेड सब्सिडरी, ये जो XYZ कंपनी है इसकी एक सब्सिडरी है EFG, और बी ने इससे लोन लिया हुआ है। कितने का लोन लिया हुआ है, 4 लाख। अच्छा, और ए का एक रिलेटिव भी है सी, उसने DEF कंपनी के 2 लाख रुपए देने हैं। लो भाई, एक और कंपनी आ गई DEF, ये इसकी एसोसिएट कंपनी है। DEF लिमिटेड इज एसोसिएट ऑफ, इसको ऐसे बनाओ एरो को, DEF लिमिटेड इज एसोसिएट ऑफ DEF लिमिटेड इज एसोसिएट ऑफ XYZ। XYZ की क्या है, ये एसोसिएट है, ठीक है। और DEF से भी एक रिलेटिव है, इसका कोई सी, रिलेटिव ऑफ ए, इसने इसको दे रखे हैं 2 लाख। अब मुझे बताओ, क्या ये डेटा देखकर आपको ये समझ में आ रहा है ए बंदा ऑडिटर बन सकता है? मैं बोलूंगा नहीं बन सकता। अरे पर सर क्यों? लिमिट तो 5 लाख की होती है ना इनडेटेडनेस की। तो लल्लुओं, उसमें क्या लिखा है, वो पर्सन जिसको आप अपॉइंट करना चाह रहे हो एज एन ऑडिटर, वो या उसका कोई रिलेटिव या उसका पार्टनर इनडेटेड नहीं होना चाहिए टू द कंपनी, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट। कुछ याद आया? रुको, लेट मी शो यू द एग्जैक्ट चार्ट, उसी के बाद याद आएगा। एक बारी तो दर्शन कराने बनते हैं। दिस इज द कंडीशन। एक ऐसा पर्सन जो खुद या उसके रिलेटिव या उसका पार्टनर, तो सर यहां और लिखा है ना, तो और का मतलब क्या सबके लिए अलग अलग 5-5 लाख की लिमिट है? नहीं, मिलाकर देखना होता है भाई, एग्रीगेट करके। वो बंदा खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर इंडेटेड है किसको, कंपनी को या उसकी एसोसिएट को या उसकी सब्सिडरी को या उसकी होल्डिंग को या होल्डिंग की कोई दूसरी सब्सिडरी, यानी हमारी फेलो सब्सिडरी को। हमने अगर इनके पैसे देने हैं कितने, 5 लाख से ज्यादा, तो भैया हम ऑडिटर नहीं बन सकते। तो अब आप सोच के देखो, जो ए है, जो ए बंदा है ए, इसके पार्टनर ने कंपनी की सब्सिडरी के 4 लाख देने हैं, और ये जो बंदा ए है इसके रिलेटिव ने कंपनी की एसोसिएट कंपनी के 2 लाख देने हैं। यानी कि मिलाकर अगर मैं देखूं तो ए के पार्टनर की इंडेटेडनेस हो गई 4 लाख की, और ए के रिलेटिव की इनडेटेडनेस हो गई 2 लाख की। टोटल देखूं तो 6 लाख। तो मैं बोलूंगा विच इज मोर देन 5 लाख, सो ए कैन नॉट बी ऑडिटर। ए भैया ऑडिटर नहीं बन सकते। समझ में आया? ए कैन नॉट बिकम ऑडिटर। ए जो है वो ऑडिटर नहीं बन सकता। क्यों सर ए ऑडिटर क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ए ने वो कंडीशन वायलेट कर दिया। दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 14 बात करता है जनरल मीटिंग्स के बारे में। ठीक है, नाउ व्हाट इज जनरल मीटिंग और क्या पूछा है सुनना आराम से। ओम लिमिटेड एक कंपनी है जिसने नोटिस सर्व करा जनरल मीटिंग का अपने मेंबर्स को। ठीक है, मेंबर्स को नोटिस भेजा। आगे बताओ। द नोटिस स्टेटेड दैट फॉलोइंग रेजोल्यूशंस विल बी कंसीडर्ड एट द मीटिंग। ये रेजोल्यूशंस हम मीटिंग में बात करेंगे। पहला, कंपनी चाह रही है कि हम अपनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है भैया। और दूसरा, हम रेम्युनरेशन फिक्स करना चाहते हैं ऑडिटर की। मेरी बात सुनना, जब जनरल मीटिंग में 4 बिजनेस डिस्कस होते हैं एजीएम के अंदर, मैंने बोला कौन से 4 बिजनेस? अड्डा याद है तुम्हें? ADDA। व्हाट इज ADDA? ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और उसकी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट फिक्स करना, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड करना, डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट, ऑडिटर की रेम्युनरेशन फिक्स करना। कुछ आ रहा है? अडॉप्शन अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ADDA। ADDA। ऑडिटर की रेम्युनरेशन फिक्स करना, उसकी अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट, डी इज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड ए इज अडॉप्शन ऑफ द अकाउंट्स। तो आपके जो फाइनल अकाउंट है उनका अडॉप्शन करना। ये 4 काम जो होते थे इनको जनरल बोलते थे। दीज आर द जनरल बिजनेस। और इसके अलावा कोई भी बिजनेस होगा तो हम बोलते थे वो स्पेशल बिजनेस होगा। ठीक है सर। तो अब ये बोल रहे कंपनी 2 बिजनेस ट्रांजैक्ट करना चाहती है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना और रेम्युनरेशन को सेट करना।
ठीक है, अपॉइंटमेंट करना ऑडिटर की और उसकी रेम्युनरेशन। तो मैं बोलूं दिस इज अ जनरल बिजनेस। सर ये तो जनरल बिजनेस है और ये जो है ये स्पेशल बिजनेस है। दिस इज जनरल बिजनेस एंड दिस इज स्पेशल बिजनेस। तो ऊपर वाला बिजनेस जो है ये हमको नजर आ रहा है ये स्पेशल बिजनेस है, बट जो ऑडिटर वाला बिजनेस है दिस इज जनरल बिजनेस। सर एक बार बताओ कि जनरल बिजनेस जो होता है उसके लिए हमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो नहीं भेजनी होती, बट जो स्पेशल बिजनेस होता है उसके लिए हमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजनी होती है। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या लिखना होता है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप वो सारे मटेरियल फैक्ट्स लिखोगे जिससे सामने वाला बंदा उस मैटर के लिए डिसाइड कर सके कि वेदर ही विल बी कास्टिंग हिज वोट इनटू द फेवर और अगेंस्ट। वो बंदा अपने फेवर में वोट, वो बंदा फेवर का वोट डालेगा या अगेंस्ट का डालेगा। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ये चीज मांगती है। ठीक है, अब सवाल क्या उठा, एक शेयर होल्डर ने कंप्लेन करी कि आपने बस इतना बोल दिया हम ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं। अरे भाई उसमें ये तो बताओ कि कितनी बढ़ाना चाहते हो, अमाउंट कितना है, क्या है। अच्छा रेम्युनरेशन आप फिक्स करना चाहते हो, बट कितनी फिक्स करना चाहते हो, वो सब चीजें तो बताओ। तो बताओ क्या ये नोटिस वैलिड था या इनवैलिड था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका आंसर क्या है। अगर मैं बात करता हूं पहले वाले बिजनेस की, दैट इज स्पेशल बिजनेस, इसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी। और जब इसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बोलती है कि आपको मटेरियल फैक्ट्स बताने पड़ेंगे एंड ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का अमाउंट ना बताना इज अ कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। कहीं ना कहीं आपने मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है, सो अगर मैं इसकी बात करता हूं, अमाउंट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल ये एक मटेरियल फैक्ट है। ठीक, जो आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताना चाहिए था, बट आपने नहीं बताया, तो उस हिसाब से नोटिस क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। सर हमने यहां पे रेम्युनरेशन भी नहीं बताई, बट इट इज अ जनरल बिजनेस, तो जनरल बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं जाती। तो वो वाला जो मटीरियल फैक्ट वाली बात है वो इसके लिए नहीं लग रही। यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर इस पॉइंट को देखूं सिर्फ, तो फिर भी एक बार को मामला ठीक है, बट ये वाले पॉइंट की वजह से नोटिस में गड़बड़ है। और अगर मैं ओवरऑल पिक्चर देखूं तो मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि एक ट्रांजैक्शन के लिए नोटिस वैलिड है, दूसरी ट्रांजैक्शन के लिए नोटिस इनवैलिड है। तो ओवरऑल वी विल बी सेइंग कि ये नोटिस क्या हो जाएगा, इनवैलिड। कंप्लीटली दिस नोटिस विल बी कंसीडर्ड एज इनवैलिड नोटिस। इसका आंसर देखते हैं एक बार, आओ क्वेश्चन नंबर 14। Under section this of the Companies Act, in case of any meeting other than an AGM, all business transacted thereat shall be deemed to be the special business। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी जिसमें आप मटेरियल फैक्ट रिलेटेड टू दैट स्पेशल बिजनेस बताओगे। अब मटेरियल फैक्ट का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टर के एमपी वगैरह इनके कंसर्न इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ये सब बताओ, या फिर वो सारी इंफॉर्मेशन और फैक्ट जिससे जो बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाला है मेंबर उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन ले सके, मतलब दे कैन टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक, अब हुआ क्या, पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज कवरिंग अंडर स्पेशल बिजनेस। तो यानी आपने जो अमाउंट नहीं लिखा, वो अमाउंट ना लिखना इज मेकिंग द नोटिस इनवैलिड, वो नोटिस को इनवैलिड कर रहा है। बट सेकेंड वाला इज ऑर्डिनरी बिजनेस, वो स्पेशल बिजनेस नहीं है, तो यहां पर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट चाहिए ही नहीं, यहां पर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट चाहिए ही नहीं। बट अगर मैं दोनों रेजोल्यूशंस को कंबाइंड करके देखूं तो नोटिस वैलिड है या इनवैलिड है? सर नोटिस इज इनवैलिड, नोटिस ऑफ द मीटिंग इज इनवैलिड। यानी कि शेयर होल्डर की ऑब्जेक्शन जो थी वो एकदम करेक्ट थी, आइटम्स मिसिंग है, और एंड दिस इज अ वैलिड, दिस इज अ इनवैलिड नोटिस, दिस इज नॉट अ वैलिड नोटिस एज पर सेक्शन 102। सो अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। बढ़िया एकदम, चलो आओ। सर K Limited in its first year of incorporation maintained its books of account under single entry system। ले लो, आ गया स्यापा। भाई तुम्हें अकाउंट बनाने हैं डबल एंट्री सिस्टम में, बताओ क्या ये परमिटेड है? नहीं, डबल एंट्री सिस्टम में बनाना पड़ेगा, नहीं परमिटेड है, बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम पे बनाने हैं। स्टेट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वो आपका अकाउंट्स हेड और ये सब, वो आपको लिस्ट लिख देनी है, लो ये लिस्ट चिपका देना, ये रहा कौन बंदे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, एनी पर्सन हु इज चार्ज बाय बोर्ड फॉर कंप्लाइंग दैट 128 का सेक्शन, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ। स्टेट क्वेश्चन, ठीक है, इजी सर, इजी, मुश्किल तो नहीं लग रहा, बढ़िया एकदम। इतने सारे आसान आसान क्वेश्चन है सर, ये देख के ऐसा लगता है कि भाई साहब पेपर में तो हम फोड़ के आएंगे एकदम, पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 16। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है दैट हैज बीन ऑपरेशनल फॉर 2 years, 2 साल से काम कर रही थी।
वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद द सबमिशन ऑफ द फॉल्स इंफॉर्मेशन। 2 साल बाद ये पता चला कि कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था वो फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर हुआ था। कंपनी के जो फाउंडर थे मिस्टर एक्स एंड मिस वाई, इन्होंने इनकरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी थी और सिग्निफिकेंट लाइबिलिटीज यानी काफी इंपॉर्टेंट लाइबिलिटीज को कंसील कर लिया था, छुपा लिया था, ताकि हमको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मिल जाए, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए। लेटर ऑन ये चीज अनकवर हो गई एक इंटरनल ऑडिट में बाय द कंपनीज न्यू सीएफओ मिस्टर जेड। ये मिस्टर जेड कलेशी निकला, इसने आके इंटरनल ऑडिट करी और पकड़ लिया कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। अपॉन डिस्कवरिंग दीज फ्रॉडलेंट एक्शंस, मिस्टर जेड ने एक एप्लीकेशन फाइल करी विद द एनसीएलटी, और एप्लीकेशन गई किसके पास? ट्राइब्यूनल के पास, कि यहां पर गलत इंफॉर्मेशन फाइल करके क्या किया गया, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया गया है। यू हैव टू टेल कि कंपनी की ये गलत इंफॉर्मेशन फाइलिंग के लिए कंपनी के साथ क्या क्या हो सकता है। तो भैया कंपनी के साथ पता है क्या क्या हो सकता है? कंपनी का नाम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, कंपनी का डिसोल्यूशन ऑर्डर पास हो जाएगा, वो सारी कहानी तुमको यहां लिख देनी है। ये रहा। ट्राइब्यूनल क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है? सर ट्राइब्यूनल अगर चाहे तो कंपनी के मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड कर देगा, ठीक है, वो ऑर्डर पास करेगा जो उसको लगता है कि अब मैनेजमेंट हम संभालेंगे, हम देखेंगे मैनेजमेंट कैसे क्या करना है। रिमूवल ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी, आरओसी के रजिस्टर में से कंपनी का नाम उड़वा दो, कंपनी का वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करवा दो, एंड पास सच अदर ऑर्डर एज मे बी, जो उसको फिट लगेंगे। बट ये करने से पहले आपको कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। बिफोर मेकिंग एनी सच ऑर्डर यू हैव टू गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एंड ट्राइब्यूनल जो होगा वो ऑब्लिगेशंस देखेगा कि जब ट्राइब्यूनल ये ऑर्डर पास कर रहा है तो वो देखेगा कंपनी ने क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। भाई कंपनी ने कोई लायबिलिटी तो नहीं देनी। पता चले कि यहां पर डिसोल्यूशन हो जाए, उसका वाइंडिंग अप हो जाए, और जैसे ही उसका वाइंड अप हुआ तो कंपनी की कोई ऐसी बड़ी ऑब्लिगेशन पेंडिंग थी, वो बोले हम कहां गए। तो ये सबको कंसीडर करके फिर ट्राइब्यूनल क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा। तो दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसा घुमाव नहीं है इसके अंदर, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज फ्रॉम एलएलपी। अब एक एक क्वेश्चन आपका सारे अदर लॉस का आ जाएगा। XYZ LLP was registered under the name XYZ LLP in the LLP Act 2008. Later on ये पाया गया that a name was found to be identical to an existing company name XYZ OPC Private Limited. बाद में पता चला कि इस LLP का नाम एक एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से मिल रहा है। ये रजिस्ट्रेशन के समय पे हमें नहीं पता चला, बट लेटर ऑन इट वॉज केम इनटू नॉलेज कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है, आप बताएं कि क्या इस केस में होगा। एंड फॉर्मेलिटीज विद द आरओसी आफ्टर चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। तो बताओ क्या करना है। तो यहां पर आपको पूरा वो सेक्शन 15 सेक्शन 16 चिपका देना है एलएलपी वाला, कि सेक्शन 15 सेक्शन 16 एलएलपी का जो था उसमें सर हमने देखा था कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 15 एंड 16, मतलब 15 16 को नॉट विथ स्टैंडिंग में डाल देना और 17th सेक्शन चिपका देना कि भैया 17 सेक्शन में ये बोला गया है भाड़ में गया 15, भाड़ में गया 16। अगर मान लो लेटर ऑन हमें यह पता चलता है कि कोई भी ऐसे नाम से एलएलपी बनी है विच इज आइडेंटिकल, या फिर वो एलएलपी का जो नाम है वो किसी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मैच करता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीजी जो होगा ना वो आपको डायरेक्शन देगा कि भैया न्यू नेम फटाफट से ले लो 3 महीने के अंदर अंदर। डायरेक्शन से 3 महीने के अंदर अंदर नए नाम में एलएलपी जो है तुम नए नाम में आ जाओ। और अगर तुमने नहीं करा तो वो तो कांड होएगा ही होएगा। और एक चीज ध्यान रखना, जो आपका ये ट्रेडमार्क वाला केस है ना, ट्रेडमार्क वाले केस में वो प्रोपराइटर एप्लीकेशन डालेगा कि ये एलएलपी मेरे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम से अपनी एलएलपी चला रही है। तो वो प्रोपराइटर कितने साल के अंदर अपनी एप्लीकेशन डाल सकता है, बस ये ध्यान रखना, वो डाल सकता है 3 साल के अंदर। तो जो एप्लीकेशन प्रोपराइटर लगाएगा ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कि एलएलपी मेरे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से अपने नाम को चला रही है, वो आप 3 साल के अंदर, यानी जिस दिन एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई वहां से 3 साल के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन डाल सकते हो। या फिर वो एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुए मान लो 10-20 साल हो गए थे, बट उसने अभी नाम चेंज करा, तो जो नाम चेंज हुआ वो तुम्हारे वाला रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से रिजेंबल कर रहा है, तो जिस दिन उसने नाम चेंज करा वहां से 3 साल, मतलब 3 साल के अंदर प्रोपराइटर कैन मेक एन एप्लीकेशन कि दिस इज द एलएलपी विच इज यूजिंग माई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, वो अपने नाम में मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं। और आरओसी की क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहेंगी सर, जब एलएलपी अपना नाम चेंज करेगी तो 15 दिन के अंदर अंदर आप नोटिस दोगे किसको, आरओसी को, और आरओसी क्या करेगा 30 डेज के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा नए वाले नाम का, यानी कि नाम चेंज करके 30 डेज के अंदर अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्लियर जी, क्लियर सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर इजी क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। मिस्टर छगनलाल इज एन इंपोर्टर डीलिंग इन द लग्जरी परफ्यूम। मिस्टर छगनलाल जो है वो लग्जरी परफ्यूम्स में डील करते हैं।
Recently, a new enactment was passed which imposes a duty of 15% on the value of luxury goods, including perfumes. तो इन्होंने बोला कि भैया अभी रिसेंट में क्या हुआ, एक एक्ट पास हुआ जिसने परफ्यूम्स पर क्या लगा दिया, 15% ड्यूटी लगा दी. नाउ मिस्टर छगन लाल हैज अप्रोच्ड यू. वो आपके पास आया, छगन लाल आया आपके पास और छगन लाल आपको बोलता है बताओ कि ड्यूटी टू बी टेकन प्रोराटा ऑन इन एनैक्टमेंट ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट. उसने जनरल क्लॉज एक्ट खोला, उसको एक लाइन लिखी दिखी, ड्यूटी टू बी टेकन प्रोराटा इन द एनैक्टमेंट. तो अब वो आपसे पूछना चाह रहा है मुझे ये समझा दो ये क्या है. तो कुछ नहीं है भाई, एकदम फुद्दू सवाल है ये, ठीक है, एकदम फालतू सवाल है. ये क्या बोल रहा है, ड्यूटी प्रोराटा बेसिस पे होनी चाहिए. अरे भाई ज्यादा क्वांटिटी हो तो ड्यूटी ज्यादा लगेगी, कम क्वांटिटी होगी तो ड्यूटी कम लगेगी. यही लाइन लिखी हुई है जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर, इसके अलावा कुछ और लिखा ही नहीं हुआ. बोल रहा है ऑल्सो हेल्प हिम टू कैलकुलेट द ड्यूटी. लो भाई, ड्यूटी कैलकुलेट करनी है तुम्हारे को. 100 बॉटल परफ्यूम की है, एक की वैल्यू $50 है, ये हो गया आपके 5,000. और इसका 15% निकाल लो क्योंकि रेट ऑफ ड्यूटी इज 15%, ये लिखा हुआ. तो इसका 15% निकालो यानी कि 750. दिस इज योर ड्यूटी. बहुत टफ क्वेश्चन है सर, इतना टफ क्वेश्चन है ये तो हमको समझ में ही नहीं आ पा रहा था. हमको ऐसा लग रहा था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आ गया जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर. कुछ नहीं आया भाई, फालतू का क्वेश्चन है. ठीक है, सिर्फ उसने क्या पूछा था, ड्यूटी बताओ प्रोराटा बेसिस पे लगती है. तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, अगर 10,000 वैल्यू होगी तो ड्यूटी 10,000 पे लगेगी, 15,000 करोगे तो ड्यूटी 15,000 पे लगेगी. ग्रेटर क्वांटिटी पे ज्यादा लगेगी, लेसर क्वांटिटी पे कम लगेगी, प्रोराटा प्रोपोर्शनेटली चलेगी. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन इज इमेजिन यू आर अ लीगल एडवाइजर. कर लो इमेजिन, तुम अपने आप को इमेजिन कर ही लो आज कि तुम एक लीगल एडवाइजर हो. सर एकदम ऐसा फील आ जाती है ना, लीगल एडवाइजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर अ कंपनी ड्राफ्टिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट. आप एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर रहे थे और एक क्लॉज में आपने लिखा देखा नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एग्रीमेंट. उसमें आपने क्लॉज में क्या लिखा देखा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर क्लॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट. The company reserves the right to terminate the agreement without notice if there is a breach of confidentiality by the employee. आगे वो उन्होंने अपना क्लॉज लिखा हुआ है. ठीक है, एक्सप्लेन टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. तुम्हारी ड्यूटी क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट को जाके समझाओ क्या कि ये नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज क्या होता है और इसका ओवर राइडिंग इफेक्ट क्या होता है. साथ में अगर याद रहे तो एक डिसाइडेड केस लॉ भी लिख देना. ठीक है, तो केस लॉ में बोलूंगा कि अगर याद आए पेपर में कोट कर देना, ना याद आए तो गलत कोई केस लॉ मत लिख के आ जाना बस. ठीक है, तो भैया ये बोल रहा है बताओ नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज क्या होता है. नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज का मतलब होता है ये नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड. जिस सेक्शन में या जिस क्लॉज में ये लाइन लिखी होती है तो इसके आगे जो लिखा, जैसे इसने लिखा नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एग्रीमेंट, यानी इस क्लॉज का और पूरे एग्रीमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन अगर हुआ तो ये क्लॉज जीतेगा, एग्रीमेंट साइड हो जाएगा. यानी जिस क्लॉज में ये लाइन डली होती है ये क्लॉज ओवर राइडिंग हो जाएगा ओवर दैट थिंग जिसके लिए ये लाइन डली है. जैसे मैं यहां लिख देता नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, तो फिर क्या होता, ये वाली लाइन का पूरे किसी भी लॉ पे ओवर राइडिंग इफेक्ट आ जाता. यानी ये और किसी भी लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन होता तो ये लाइन जीतती, वो एक्ट किया भाड़ में. तो ये चीज बस आपको समझानी है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड वाला प्रोविजन. ये रहा नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, कि वो उस पे प्रिवेल कर जाएगा जिसके लिए नॉट विथ स्टैंडिंग डला है. क्लियर है जी सर, क्लियर है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20. मिस्टर अर्जुन एन इंडियन रेजिडेंट. एक मिस्टर अर्जुन है, वो कोई इंडियन रेजिडेंट है. ठीक है सर, हैड बीन वर्किंग अब्रॉड फॉर द पास्ट 10 years. 10 साल से बाहर काम कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया. ड्यूरिंग हिज टेन्योर अब्रॉड ही एक्वायर्ड फॉरेन करेंसी एंड हेल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन फॉरेन सिक्योरिटी. तो जब वो वहां काम कर रहा था अर्जुन, तब उसने बाहर ही फॉरेन करेंसी एक्वायर कर ली थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी कर ली थी. ठीक है, फॉरेन सिक्योरिटीज में उसने वहां एक प्रॉपर्टी इनहेरिट की थी फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर हु वाज अ नॉन रेजिडेंट इंडियन. यानी वो जो PROI थे उनसे इसने एक जो प्रॉपर्टी थी वो भी इनहेरिट की थी. आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया परमानेंटली, अब ये बंदा इंडिया आ चुका है परमानेंटली. मिस्टर अर्जुन विशेज टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ FEMA रिगार्डिंग हिज ओनरशिप एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एसेट्स. तो आप बता दो कि भैया ये बंदा जो है ये क्या क्या लेकर आ सकता है या क्या होल्ड कर सकता है, क्या नहीं कर सकता. तो सर जी यहां लगेगा सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन नंबर 4 ऑफ FEMA. सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 ऑफ FEMA क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऐसी फॉरेन करेंसी है, फॉरेन सिक्योरिटी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है
जो आपने तब एक्वायर करी थी जब आप खुद पीआरओआई थे, या फिर तुमने कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट करी थी फ्रॉम अ पीआरओआई, तो यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड दैट, आप उसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है, इवन उससे आने वाली इनकम को भी आप होल्ड कर सकते हो। ठीक, तो यहां पर आप सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 जो है वो चिपका दोगे और वही क्लॉजेस आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल इजी इजी। ठीक है, अगर फेमा के कोई भी टॉपिक पे डाउट है ना, जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट, वहां पर आपको फेमा का रिवीजन लेक्चर दिखेगा। ठीक है, 2-2.5 घंटे का लेक्चर होगा, बट 2-2.5 घंटे के लेक्चर में सुपर रिवीजन है अबाउट द फेमा, एक एक एग्जाम्पल, एक एक लॉजिक, एक एक लाइन, एक एक वर्ड उसके अंदर क्लियरली किया हुआ है। ठीक है, ओके सर। सो क्लैरिफिकेशंस अबाउट दैट 6.4, वो 6.4 ये बोल रहा है मिस्टर अर्जुन बीइंग अ रेजिडेंट इन इंडिया कैन होल्ड, ओन, ट्रांसफर और इन्वेस्ट इन दिस फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो उसने एक्वायर की थी व्हेन ही वाज अ पीआरओआई, या फिर उसको पीआरओआई से इनहेरिट हुई थी। सो भैया क्या वो फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ही कैन मेंटेन द फॉरेन करेंसी अकाउंट। सर क्या वो इनकम अर्न कर सकता है? हाँ बिल्कुल, वो इनकम जो उसने बिजनेस प्रोफेशन से कमाई थी वो तो रखेगा ही रखेगा। क्या वो इन्वेस्टमेंट्स रख सकता है? हाँ बिल्कुल रख सकता है। जो उसको इनहेरिटेंस मिली थी क्या वो रख सकता है? हाँ बिल्कुल रख सकता है। और जो भी उसकी फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स हैं वो भी रख सकता है, जो उसको इनहेरिटेंस में मिली थी या फिर उसने तब कमाई थी, तब लगाई थी जब वो पीआरओआई था। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस आरटीपी। ये यूटिलाइजेशन की बात कर रहा है कि बाद में वो क्या करेगा। मिस्टर अर्जुन में फ्रीली यूटिलाइज ऑल एलिजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग इनकम ऑन सच एसेट्स। मान लो उसने वहां से इनकम कमाई थी और उसको बेचकर जो पैसा आ रहा है, सेल प्रोसीड, इंडिया आने के बाद भी उसको फ्रीली यूटिलाइज कर सकता है। एंड ही कैन मेक अ फ्रेश पेमेंट इन फॉर इन्वेस्टमेंट्स, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई, प्रोवाइडेड जो पैसा यूज होना चाहिए वो इन एलिजिबल एसेट्स में से ही यूज होना चाहिए। यानी आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी अगर लगाना चाहते हो लगा सकते हो, फंड इसी में से जाना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑलरेडी कवर्ड इन दैट फेमा लेक्चर। फेमा अच्छे से रिवाइज करना, कोई भी डाउट हो ना, मैं तुमको बोल रहा हूं एक बार वो लेक्चर देखना, मजा आ जाएगा फेमा पढ़ के। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस आरटीपी। वी हैव कंप्लीटेड दिस आरटीपी वेरी ब्यूटीफुली। एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव सारे तुम्हारे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन लेकर आएंगे और एक वीडियो जिसके अंदर अपन कवर करेंगे और आरटीपी और क्वेश्चंस और बहुत कुछ। एंड टिल देन दिस वीडियो इज ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Take care. Tata. Bye bye. And keep working very very hard as someone somewhere is waiting for success. Thank you so much. Tata. Bye bye. चैनल को सब्सक्राइब कर देना. Bye bye.